नमस्कार, बुक बूस्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछे गए सारे पीवाईक्यूज को कवर करेंगे जो कि रिलेटेड होंगे मध्यकालीन भारत से, मध्यकालीन इतिहास से। यानी पिछले 10 साल के सारे पीवाईक्यूज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। पिछले साल 70वां प्रीलिम्स हुआ था, 70वां तक के सारे क्वेश्चंस यहाँ मिलेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न है आपके सामने, जिल्ले इलाही। जिल्ले इलाही शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शंस देखिए सामने में, ए बी सी डी कौन सा सही है? तो आपके सामने सही आंसर है ऑप्शन सी, बलबन। बलबन ने जिल्ले इलाही शब्द का प्रयोग किया था, खुद को जिल्ले इलाही बोला था। जिल्ले इलाही का मतलब क्या होता है? जिल्ले इलाही का मतलब है ईश्वर की छाया। ईश्वर की छाया यानी वो खुद को ईश्वर का प्रतिनिधि बताता था, उसके आज्ञा का अवहेलना नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो ईश्वर का प्रतिनिधि है, ऐसा उनका मानना था। अब देखिए, बलबन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं बार बार एग्जाम में। कुछ फैक्ट्स को हम देखते हुए चलते हैं। बलबन का नाम था गयासुद्दीन बलबन, पूरा नाम अगर देखें तो गयासुद्दीन बलबन। और इसका एक और नाम है उल्गू खां। उल्गू खां ये जो है गुलाम वंश से था, ये तो आपको पता होगा। किसका गुलाम था? तो ये इल्तुतमिश का गुलाम था। इल्तुतमिश का गुलाम था बलबन। अब बलबन के द्वारा कुछ चीजें शुरू की गई थी जो कि एग्जाम में रिपीट होता है, जैसे नवरोज त्योहार। नवरोज त्योहार बलबन ने शुरू किया था। उसके बाद सिजदा और पैबोस। सिजदा और पैबोस। सिजदा और पैबोस बलबन ने शुरू किया था। उसके बाद राजत्व का सिद्धांत। राजत्व का सिद्धांत भी इसी ने दिया था, बलबन ने। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण है, रक्त एवं लौह की नीति। रक्त एवं लौह की नीति। लौह की नीति ये भी बलबन के द्वारा प्रतिपादित था। ये सब बलबन के द्वारा है। तो क्वेश्चन में जो भी पूछा जाए आराम से आप आंसर कर सकते हैं। अगला है, तारीख ए फिरोज शाही किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शंस देखिए, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, शम्स सिराज अफीफ के द्वारा लिखा गया था। ये फारसी में लिखा गया था, फारसी में। और नाम से ही पता चल रहा होगा फिरोज शाही, ये फिरोज तुगलक के शासन का वर्णन करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पूछा जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम पद का इस्तेमाल किनके लिए किया जाता था? ऑप्शंस देखिए, सही आंसर क्या हो जाएगा? मुकद्दम किसको कहा जाता था? तो कहा जाता था गांव के सरपंच को मुकद्दम कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत में जो शासन की बड़ी इकाई है वो है प्रांत, जिसको इक्ता बोलते थे। ठीक है, ये बड़ी इकाई है। छोटी इकाई की बात करें, प्रांत प्रांत बड़ी हो गई। छोटी इकाई की बात करें, सबसे मूलभूत इकाई, मूल इकाई की बात करें, मूल इकाई की बात करें तो वो हो जाता है क्या? वो हो जाता है गांव। गांव का जो नेतृत्व करते थे उनको सरपंच बोलते थे, और सरपंच को क्या बोला जाता था? और मुकद्दम। ठीक है, क्लियर है? अगला है, मलिक काफूर को हजार दिनारी के नाम से जाना जाता था, इसे किसने खरीदा था? अब देखिए, क्वेश्चन में क्वेश्चन बन सकता है, अगले बार पूछा जा सकता है आपसे कि हजार दिनारी के नाम से किसे जाना जाता था। ऑप्शन में दिया जाएगा तो आपको मलिक काफूर टिक करना है। यहां पूछा जा रहा है मलिक काफूर को हजार दिनारी के नाम से जाना जाता था, इसे किसने खरीदा था? ऑप्शंस देखिए, इनमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नुसरत खान। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने इनको खरीदा था, ऐसा नहीं है। इसे नुसरत खान ने खरीदा था, बाद में इसने अलाउद्दीन खिलजी को सौंप दिया था, मलिक काफूर को। नेक्स्ट है, चचनामा का फारसी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शंस देखिए, सही आंसर आपको पता चल जाएगा। सही आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी। पूरा नाम याद ना रहे तो अली कूफी याद रखना है, अली कूफी। अली कूफी ने ही चचनामा ग्रंथ लिखा था। चचनामा ओरिजिनली जो है ये अरबी में था। चचनामा किस में था? अरबी में। अरबी में, फिर बाद में इसको अली कूफी ने फारसी में अनुवाद किया था। देखिए, चचनामा का एक और नाम है, चचनामा का एक और नाम है, वो है फतेहनामा सिंध। फतेहनामा सिंध। देखिए, नाम से ही पता चल रहा होगा, सिंध विजय का वर्णन होगा इसमें। सिंध पर मुस्लिमों का जो विजय हुआ था उसका वर्णन है। सिंध पर मुस्लिम विजय, सिंध पर मुस्लिम विजय का वर्णन है। सिंध के राजा थे उस समय, ब्राह्मण राजा थे, उसका नाम था चच। ये राजा थे वहां के चच, इन्हीं के नाम पर रखा गया है चचनामा। फतेहनामा सिंध या चचनामा बोल सकते हैं। किसने लिखा था? अली कूफी ने। भारत में इस्लाम आगमन का विस्तृत चर्चा मिलता है इस पे। अगला है, अमरकोश के अनुसार भूमि के प्रकारों पर विचार करें। ये प्रकार दिए हुए हैं, देखिए। पहला है उर्वरा यानी उपजाऊ, मरु यानी रेगिस्तान, शादवाला यानी घास, देवमात्रक यानी वर्षा से सिंचित। अब इनमें से कौन सा सही है? कौन सा इनमें से सही है? देख लीजिए ऑप्शंस, कौन सा सही है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, मतलब सारा का सारा सही है। उर्वरा उपजाऊ भूमि को बोला गया है,
मरु रेगिस्तान भूमि को बोला गया है, शादवाला घास भूमि को बोला गया है, देवमात्रक वर्षा के द्वारा सिंचित भूमि को बोला गया है। अमरकोश लिखा था अमर सिंह ने, आचार्य अमर सिंह के द्वारा लिखा गया था। इसमें इन्होंने लगभग 15 से ऊपर भूमि के प्रकारों को वर्णित किया है। तो उसमें ये चारों सही है, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बराबर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिले जाएंगे। प्रश्न है कि मराठा शासकों के अष्टप्रधान प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान करें। 2 सूचियां दी हुई है, इनको मिलान करना है और आंसर निकालना सही क्या होगा। तो सूची का मिलान करके देखते हैं। सचिव किसे कहा जाता था? सबसे पहले तो आपको यह जानना है कि अष्टप्रधान जो है मराठा शासक, यानी मेनली ये शिवाजी के टाइम से शुरू हुआ था। शिवाजी का मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। 8 महत्वपूर्ण लोग होते थे उसमें, इसलिए नाम था अष्टप्रधान। ठीक है, तो सचिव जो है किसको कहा जाता था? सचिव कहा जाता था आपको पत्राचार प्रभारी को। उसका पेशवा प्रधानमंत्री को। सबसे इंपॉर्टेंट पद यही होता था, राजा के बाद पेशवा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पद था, प्रधानमंत्री बहुत ही महत्वपूर्ण पद था। सुमंत जो है वो कहा जाता था विदेश मंत्री को, और अमात्य कहा जाता था वित्त मंत्री को। इसमें मिलान कीजिए, देखिए ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप में राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। ये कथन दिया हुआ है, पूछ रहा है कि ये कथन किसका है, ये शब्द किसके हैं। ऑप्शंस हैं वुल्जले हेग, के.एस. लाल, एल.ए. श्रीवास्तव, जियाउद्दीन बर्नी। तो ये कथन है, ऑप्शन सी सही है इसका, एल.ए. श्रीवास्तव का। ये जो कथन है एल.ए. श्रीवास्तव का है। इनके अनुसार से अलाउद्दीन खिलजी जो है वो दिल्ली का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने धर्म को राज्य पर हावी नहीं होने दिया। उसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। ना तो उसने उलेमाओं के सलाह को माना, ना ही इस्लाम के सिद्धांतों को माना, और ना ही खलीफा के नाम का सहारा लिया। ये जो अलाउद्दीन खिलजी है, इसके शासन का काल देखें तो इसने शासन किया था 1296 से 1316 ईस्वी तक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहां भी एक कथन है और पूछ रहा है कि किनका है। कथन क्या है देखते हैं। किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेज ने भी नहीं, जितना कि इस पठान ने काफी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। यह कथन है शेरशाह सूरी के बारे में। तो शेरशाह सूरी के बारे में यह शब्द किसने लिखे हैं? ऑप्शंस है एच.जी. कीन, W.H. मोरलैंड, K.R. कानूनगो, V.A. स्मिथ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, एच.जी. कीन। इन्होंने ही कहा था शेरशाह सूरी के बारे में। शेरशाह सूरी जो है इनका शासन रहा है 1540 से 1545 ईस्वी के बीच। इनका जो है सैनिक तथा असैनिक दोनों प्रकार की जो शासन व्यवस्था थी वो बहुत ही उत्तम मानी गई है, बहुत ही उच्च कोटि की मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां भी कथन दिया हुआ है। भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर महत्वपूर्ण कदम था। आर.पी. त्रिपाठी ने मुगल कालीन भारत के किस सम्राट के बारे में यह लिखा था? यह कथन किसने कहा है? तो आर.पी. त्रिपाठी। यह भी याद रखना है, उल्टा करके यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ऑप्शंस है बाबर, शेरशाह सूरी, अकबर और औरंगजेब। तो इसका सही आंसर है आर.पी. त्रिपाठी ने यह कथन अकबर के लिए कहा था। ऑप्शन सी सही है। अगला है, यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में एक 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। ऑप्शंस हैं मनुची, टेवर्नियर, विलियम फिंच, अब्दुल हमीद लाहौरी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, विलियम फिंच। यह कथन विलियम फिंच का है। विलियम फिंच जो है इंडिया आया था 1608 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखे जिसे उनके भक्त समझते थे। पुरोहित वर्ग की सत्ता को नकारा, स्त्रियों के मंदिर जाने को प्रोत्साहित किया, मूर्ति पूजा को प्रोत्साहन दिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सभी भक्ति संत अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखे थे जिससे उनके भक्त आसानी से समझ पाते थे। जैसे कि गुरु नानक को ले लीजिए। गुरु नानक इन्होंने पंजाबी भाषा में अपने भक्तों को समझाया क्योंकि इनके भक्त पंजाबी भाषा आसानी से समझ जाते थे। उसी तरह जैसे कबीर ने किस भाषा का प्रयोग किया था? अवधी। ठीक है, तो सभी संतों के मध्य यही विशेषता कॉमन थी। अगला प्रश्न है, जागीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे कौन सी शक्ति थी? ए, उलेमाओं की उपलब्धि, बी, परंपरागत विशिष्ट वर्ग को समर्पण, सी, समय की आवश्यकता, डी, नीति के चतुराई परिवर्तन। इसका देखिए सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, परंपरागत विशिष्ट वर्ग को समर्पण। फिरोज शाह तुगलक ने जो जागीर बांटने की नीति अपनाई थी इसको बोला गया है सुलह और संतुष्टिकरण की नीति। सुलह और संतुष्टिकरण की नीति
कुछ विशिष्ट वर्ग थे जैसे कि अमीर, उलेमा, प्रशासक वर्ग, सैनिक वर्ग, ये सब जो है किसी न किसी कारण से फिरोज शाह तुगलक से नाराज चल रहे थे। तो इनको अपने पक्ष में करने के लिए इन्होंने क्या किया, जागीर बांटने की नीति अपनाई। इनके भी जागीर बांटी, इनसे क्या हुआ, ये उनके पक्ष में आ गए। तो ये वाला ऑप्शन परंपरागत विशिष्ट वर्ग को समर्पण, ये सही है। लेकिन बीपीएससी ने क्या किया है, ऑप्शन सी को सही माना था, ऑप्शन सी को इसने करेक्ट माना था। अगला प्रश्न है आपके सामने, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन या रजिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्होंने ही गुलाम वंश की स्थापना की थी, संस्थापक यही था। ठीक है, 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की नींव रखी। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था, मोहम्मद गोरी का गुलाम था, इसलिए इस वंश को गुलाम वंश कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1210 ईस्वी में। चौगान खेल रहा था ये, चौगान खेलते समय घोड़े से गिर गया और मर गया। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है, लाख बख्श। ऐसा बोला जाता है कि लाखों का दान देता था, इसलिए इसको लाख बख्श कहते थे। इसने जो है कुतुब मीनार इसकी निर्माण की शुरुआत की थी, इसने निर्माण की शुरुआत की थी, पूरा नहीं करा पाया था। पूरा करवाया किसने? इल्तुतमिश ने पूरा किया इसको। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव, प्रतापरुद्र देव, मलिक काफूर, राणा रतन सिंह? सही आंसर ऑप्शन ए, रामचंद्र देव। अलाउद्दीन खिलजी जो है देवगिरी पर अटैक किया था इसने 1296 ईस्वी में। इस युद्ध में जो है देवगिरी के राजा जो है रामचंद्र देव ये हार गए थे, तो फिर इन दोनों के बीच समझौता हुआ। रामचंद्र देव ने खिलजी को वादा किया कि वो प्रतिवर्ष जो है एलिचपुर की आय भेजेंगे, एलिचपुर की आय भेजने का वादा किया। फिर बाद में क्या हुआ, रामचंद्र देव के जो पुत्र थे शंकर देव, इसने क्या किया, भुगतान करने से इनकार कर दिया था। इसके अलावा ये राणा रतन सिंह जो है ये चित्तौड़ के थे, इनका भी सामना हुआ था अलाउद्दीन खिलजी से, लेकिन ये भी युद्ध हार गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था? ऑप्शंस हैं बलबन, रजिया, इल्तुतमिश, नसीरुद्दीन। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो वह शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था वह है इल्तुतमिश। ठीक है, देखिए इल्तुतमिश जो है 1229 में इसको बगदाद के खलीफा द्वारा क्या हुआ, खिलत मिला, इसको वैलिडिटी मिला, प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ, और खलीफा ने इल्तुतमिश को एक उपाधि प्रदान की जो है सुल्तान ए आजम। ठीक है, महान शासक, इसका मतलब हुआ महान शासक। खिलात मिलने के बाद इल्तुतमिश ने स्वयं को नासिर अमीर उल मोमिनिन की उपाधि खुद को दी इसने, इल्तुतमिश ने। देखिए भारत में अगर मकबरा का निर्माण का प्रश्न आए कि पहला मकबरा का निर्माण किसने किया था, तो वो इल्तुतमिश है। इसको गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता था। स्वयं इसने दिल्ली में जो है स्वयं का मकबरा बनवाया था, स्वयं का मकबरा बनवाया इसने, जो कि किस था, इंडो इस्लामिक शैली में था, इंडो इस्लामिक शैली में। यह जो है भारत का प्रथम इंडो इस्लामिक शैली वाला मकबरा कहा जाता है, जो दिल्ली में इसने स्वयं का बनवाया था। भारत में मकबरा निर्माण का श्रेय इसको ही दिया जाता है और गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है। एक बात और, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था, लेकिन उसको पूरा नहीं करवा पाया था, तो उस अधूरे निर्माण के कार्य को पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने, कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? ऑप्शंस है इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अलाउद्दीन खिलजी ने प्रशासन में धर्म के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया था, राजनीति को धर्म के हस्तक्षेप से मुक्त रखा था। इसने जो है अपने प्रशासन में खलीफा के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया था, लेकिन उसका विरोध भी नहीं किया था, इसलिए ऑप्शन ई को सही माना गया। प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? ऑप्शन है बहादुर शाह, शेर खान, बैरम खान। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शेर खान। इसको शेर शाह भी कहा जाता है, शेर शाह। ठीक है, इसने जो है अपने बंगाल अभियान के दौरान हुमायूं को यह प्रपोजल दिया था, भाई बंगाल मुझे दे दो, बिहार में तुम्हें सौंप दूंगा और साथ में सालाना 10 लाख दिनार भी दूंगा। ठीक है, तो ये आंसर सही होगा शेर खान या शेर शाह। अगला प्रश्न है,
इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम में की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? ऑप्शन है कृष्णदेव राय, हरिहर, बुक्का, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कृष्णदेव राय। इसकी मां का नाम क्या था? माता थी इसकी नागला देवी, नागला देवी। इसी के नाम पर एक उपनगर बसाया था, क्या नाम था उसका? नागलपुरम। कृष्णदेव राय जो है ये तुलुव वंश के सबसे प्रतापी राजा थे, तुलुव वंश के थे ये। और इसकी एक उपाधि भी है जो कि बहुत ही प्रचलित है, इनको बोला जाता है आंध्र भोज, आंध्र भोज। एक बात और है, कृष्णदेव राय के दरबार में ही अष्टदिग्गज रहते थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे, तो उसका सही आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, तबाकत ए अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शंस है गुलबदन बेगम, निजामुद्दीन अहमद, अब्दुल हमीद लाहौरी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी निजामुद्दीन अहमद। यहां क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन बन सकता है, अबुल फजल जो है उसकी रचना कौन सी है? अकबरनामा, ठीक है। और यहां तबाकत ए अकबरी है, इसका रचना किसने किया था? निजामुद्दीन अहमद ने। कंफ्यूज नहीं होना है, अकबरनामा अबुल फजल और तबाकत ए अकबरी निजामुद्दीन अहमद। इसी तरह गुलबदन बेगम ने भी एक रचना की थी जो बहुत प्रसिद्ध है, हुमायूं नामा, हुमायूं नामा। और अब्दुल हमीद लाहौरी की रचना जो बहुत प्रसिद्ध है वो है बादशाह नामा, बादशाह नामा। तो यहां 4 रचनाकार और 4 रचनाएं दिख रहे हैं आपको, चारों याद रखना है, क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किनके लिए किया जाता था? ऑप्शंस है गांव के सरपंच, राजस्व अधिकारी, गांव के लेखाकार, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गांव के सरपंच। मुकद्दम या चौधरी जो है गांव के सरपंच को कहा जाता था, कब? तो दिल्ली सल्तनत के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, खिजर खान, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बलबन। तुगरिल खान जो है ये एक तुर्की अमीर था, तुर्की अमीर था जिसको बलबन ने बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था, बंगाल का सूबेदार बनाया था। किसने बनाया था? तो बलबन ने, ठीक है। लेकिन इसने क्या किया, 1278 ईस्वी में सुल्तान के खिलाफ विद्रोह कर दिया, विद्रोह करके अपने आप को जो है स्वतंत्र घोषित कर दिया, ठीक है। तो तुगरिल खान बलबन के शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने, होगा यहां, शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? ऑप्शन है जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां, बहादुर शाह जफर, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी औरंगजेब। बहुत सारे लोगों को लगता है कि बहादुर शाह जफर जो कि स्वतंत्रता, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध जो है भारतीयों का नेतृत्व किया था, ये होंगे, लेकिन ये नहीं है। पहला जो है ब्रिटिश के विरुद्ध जो संघर्ष किया था वो था औरंगजेब। अगला प्रश्न है कि कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, उलुग खां, रजिया सुल्तान, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पूरा किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा और शुरू किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। यह शुरू हुआ था 1206 ईस्वी में, लेकिन क्या हुआ 1210 में ये ऐबक जो है टपक गया। उसके बाद क्या हुआ, इस कार्य को पूरा कराया इल्तुतमिश ने। यह कुतुब मीनार जो है ये महरौली में स्थित है, महरौली दिल्ली में, ये तो आपको पता ही होगा, महरौली दिल्ली में स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है लगभग है 72.5 मीटर, ठीक है। एक बात और, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो ये कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया था, ये कराया था सूफी संत बख्तियार काकी के सम्मान में। बख्तियार काकी एक सूफी संत थे, प्रसिद्ध सूफी संत थे, उन्हीं के सम्मान में इन्होंने शुरू करवाया था और पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? देवराय प्रथम, कृष्णदेव राय, हरिहर बुक्का, वीर नरसिंह राय, या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हरिहर बुक्का। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का ने की थी, ये की थी 1336 ईस्वी में, ठीक है, अपने गुरु विद्यारण्य के सहयोग से। विद्यारण्य ये उनके गुरु थे, इनके सहयोग से शुरू किया था। इस समय जो है दिल्ली के शासक कौन थे जब इन्होंने स्थापना किया था विजयनगर साम्राज्य का? तो वो थे मोहम्मद बिन तुगलक। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरिहर बुक्का जो है किंग दिल्ली के किस सुल्तान के समकालीन थे, तो आपको उस समय मोहम्मद बिन तुगलक पर टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो जो है भारत आया था? किस मुगल शासक के समय में? ऑप्शन बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जहांगीर।
थॉमस रो जो है जहांगीर के दरबार में रहा था 1615 से 1619 ईस्वी के बीच। ये जो है सर थॉमस रो किसके प्रतिनिधि के रूप में जहांगीर के दरबार में आया था? तो उनका नाम था जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम का प्रतिनिधि था ये, प्रतिनिधि। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? अब्दुल कादिर, ख्वाजा निजामुद्दीन, अकबर या अबुल फजल? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अबुल फजल। देखिए अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की थी। अकबरनामा ये जो है 3 खंडों में विभाजित है, जिसको जिल्द भी बोलते हैं, 3 जिल्द में है, 3 खंड में है। और ये जो आईने अकबरी है ना, ये तीसरा खंड है। तीसरा जिल्द क्या कहलाता है? आईने अकबरी। अगला प्रश्न है कि किस दिल्ली के सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। रक्त और लौह की नीति अपनाई थी बलबन ने। बलबन को एक और नाम से जाना जाता है उलुग खां। उलुग खां, इसने जो है रक्त और लौह की नीति जो अपनाई, इसका तात्पर्य यह है कि शत्रुओं के प्रति कठोर नीति। इसने जो है एक और चीज लागू की थी, सिजदा और पैबोस। सिजदा और पैबोस ये एक अभिवादन का तरीका था। मतलब अगर आप सुल्तान के पास दरबार में जा रहे हैं तो सिजदा करना है, पहले लेट कर, एकदम पूरा जमीन पर लेट कर सुल्तान को अभिवादन करना है, जो भी ऐसे ऐसे करते थे वो लोग। उसके बाद पैबोस, पैबोस मतलब कदमों को चूमना है, एकदम चुम्मा चाटी कर लेना है कदमों को। तो बलबन ही वह शासक था जिसने रक्त और लौह की नीति और सिजदा पैबोस शुरू किया था। अगला प्रश्न है, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? मध्यकालीन साम्राज्य के बारे में पूछ रहा है, स्थानीय स्वशासन के लिए जो प्रसिद्ध था। चालुक्य, चोल, सोलंकी, परमार? कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही आंसर क्या होगा? ये आप सबको पता होगा, चोल। देखिए चोल काल का एक अभिलेख है उत्तर मेरूर अभिलेख। उत्तर मेरूर अभिलेख, इससे जो है, इसी अभिलेख से इसके ग्राम प्रशासन के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। वर्तमान में जो हमारा ग्राम पंचायत व्यवस्था है ना, उसी तरह चोल काल में उस समय से स्थानीय स्वशासन का कुछ प्रणाली विकसित कर लिया गया था। एक बात और, चोल साम्राज्य के बारे में अगर पूछा जाए कि इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक थे विजयालय। विजयालय। और इसकी राजधानी पूछी जाए तो राजधानी थी इसकी तंजौर या तंजावुर। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है, इसके संस्थापक को भी, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? ऑप्शंस, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अकबर। अकबर ने जो है चित्रकला को सुनियोजित तरीके से शुरू करवाया था, इसके लिए उसने कारखाने बनाए, जिसको तस्वीर खाना भी बोलते हैं। तस्वीर खाना, इस तस्वीर खाने में चित्रकार अपने चित्रों को बनाया करते थे। अगला प्रश्न है, सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, खानवा का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 1565 में जो प्रसिद्ध युद्ध हुआ था वो था तालीकोटा का युद्ध। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, तालीकोटा का युद्ध। ये हुआ था 23 जनवरी 1565 को। किसके किसके बीच? तो विजयनगर साम्राज्य वर्सेस बहमनी साम्राज्य, बहमनियों के बीच हुआ था। ये युद्ध में जो है, इस युद्ध में विजयनगर की हार हो गई थी, ये जीत गया था, बहमनी जीत गया था। ये युद्ध जो जिस जगह लड़ा गया था उस जगह का नाम था राक्षस तांगड़ी। राक्षस तांगड़ी, इसलिए उस स्थान के नाम पर इस युद्ध का नाम पड़ गया, इसलिए इसको राक्षस तांगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की? अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू करने वाला, प्रारंभ करने वाला था ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का अगर शासनकाल देखें तो शासनकाल इसका रहा है 1296 से 1316 ईस्वी तक। इसने एक उपाधि धारण की थी, सिकंदर ए सानी। सिकंदर ए सानी, सिकंदर सानी किसको बोलते हैं? अलाउद्दीन खिलजी को। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के साथ साथ इसने जो है बाजार नियंत्रण प्रणाली भी लागू की थी। बाजार नियंत्रण प्रणाली। अगला प्रश्न है, दिन ए इलाही। दिन ए इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर। दिन ए इलाही जो एक नया धर्म शुरू किया था अकबर ने, नया धर्म इसने जो शुरू किया उसमें इसने सारे धर्मों के विचारों को समाहित कर लिया था, सबको एकीकृत करके एक नया धर्म चालू किया था जिसका नाम रखा था इसने दिन ए इलाही। अगला क्वेश्चन है कि परचिनकारी पिट्रा ड्यूरा भी बोलते हैं इसको, निम्न में से किससे संबंधित है? पहला है ऑप्शन, दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना।
दूसरा है मीनारों में टेढ़ी दीवार बनाना, तीसरा है संरचना में मेहराब का इस्तेमाल करना, चौथा है इमारतों में मार्बल का प्रयोग करना, पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। पितराद्विरा को परचिनकारी भी बोलते हैं। परचिनकारी ये क्या है? एक सजावटी कला है, सजावटी कला है। परचिनकारी जो है ये इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक उदाहरण है, वास्तुकला का उदाहरण है। शुरुआत कब हुई थी? मुगल काल से, मुगल काल से शुरू हुआ था। आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी? ऑप्शंस है बाबर, अकबर, औरंगजेब, शिवाजी, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो अष्टप्रधान जो है ये शिवाजी के शासनकाल में हुआ करता था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, शिवाजी। अष्टप्रधान जो है वो शिवाजी की सलाहकार परिषद हुआ करती थी। शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए शिवाजी ने इसका गठन किया था। ये जो है सलाहकार परिषद थी, मतलब ये सलाह दे सकते थे, पर शिवाजी जो है इनकी सलाह मानने को बाध्य नहीं थे। तो अष्टप्रधान को कंफ्यूज नहीं करना है अष्टदिग्गज से। अष्टदिग्गज जो है वो कृष्णदेव राय से रिलेटेड है और अष्टप्रधान जो है वो शिवाजी से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? ऑप्शन जहांगीर, हुमायूं, शाहजहां, अकबर, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो मुगल चित्रकला शीर्ष बिंदु पर थी जहांगीर के काल में। ऑप्शन ए सही आंसर होगा, जहांगीर। देखिए जहांगीर के शासन में जो है मुगल चित्रकला को स्वर्णयुग माना जाता था, चित्रकला का स्वर्णयुग कहा जाता था जहांगीर के समय में। जहांगीर ने जो है आगरा में एक चित्रशाला की भी स्थापना की थी। चित्रशाला कहां पे स्थापना की थी? तो आगरा में। जहांगीर जो है वो कला का बहुत बड़ा पारखी था। तो जो कि जहांगीरी में वो स्वयं लिखता है कि अगर कोई चित्र मानो कि बहुत सारे चित्रकारों ने मिलकर बनाई हो, तो उसमें आंख किसने बनाई है, नाक किसने बनाई है, कान किसने बनाया है, वो चित्र देखकर बता सकता था कि कान फलाने चित्रकार ने बनाई है, आंख फलाने चित्रकार ने बनाई है। इतना पारखी था। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? ऑप्शन है राजस्व एकत्रित करने हेतु, सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु, धार्मिक सद्भाव की स्थापना हेतु, स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने हेतु, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने हेतु। देखिए मनसबदारी व्यवस्था जो है यह सैन्य प्रशासन से संबंधित है, सैन्य प्रशासन से। ठीक है, इसकी शुरुआत की थी, शुरू किया था इसको अकबर ने किया था। मनसब जो है, मनसब से तात्पर्य है पद से। ठीक है, यह मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित था। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, क्योंकि यह सैन्य प्रशासन से संबंधित है। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया था? नहरों की बात हो रही है। फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, बलबन, सिकंदर लोदी, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दिल्ली के सुल्तान थे फिरोज शाह तुगलक, इन्होंने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया था। फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का कल्याणकारी शासक कहा जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया था फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? हुगली नदी का। ऑप्शंस हैं डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, अंग्रेज, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पुर्तगाली लोग ही हुगली का उपयोग करते थे समुद्री डकैती के लिए। बाद में जो है मुगलों ने इसके लूटपाट पर नियंत्रण लगाया था। अगला है, किसने भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी? बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन देख के समझ में आ जाएगा। ऑप्शन है बाबा फरीद, शेख बहाउद्दीन जकारिया, मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा बाकी बिल्ला, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। इसका दरगाह कहां पे है? इसका दरगाह है अजमेर में, अजमेर में, यहीं पे चादर चढ़ाए जाते हैं सब। और शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने जो है अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था बाबा फरीद को, इसके उत्तराधिकारी यही हुए थे। अगला प्रश्न है, शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री के नाम से जाना जाता था कौन? सचिव, मंत्री, अमात्य, सुमंत, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन डी सही है, सुमंत। सुमंत जो है यही विदेश मंत्री हुआ करता था। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? शिवाजी। उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी रायगढ़ को, राजधानी इनकी थी रायगढ़। इसका जो मंत्रिपरिषद था, अष्टप्रधान जिसको बोलते थे,
उसमें विदेश मंत्री हुआ करता था सुमंत नाम से। अगला प्रश्न है, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त होता है। बिहार पर बख्तियार खिलजी का जो हमला हुआ था उसका विवरण किससे प्राप्त होता है? तारीख हिंद से, तबाकत नासिरी से, ताज उल मासिर से, तारीख मुबारक शाही से, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर है तबाकत नासिरी। बख्तियार खिलजी जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनानायक था। बख्तियार खिलजी वो गधेड़ा है जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को बर्बाद किया था। तो आप इसको याद रखिएगा कि तबाकत नासिरी, यहां क्या है, नासिरी, नाश किया है, इसने नाश कर दिया था नालंदा विश्वविद्यालय का। तो इसका पहला विवरण प्राप्त होगा तबाकत नासिरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने जमीन में फसल नपाई का आधा जो है राजस्व के रूप में दावा किया था? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। इन्होंने ही जमीन में फसल नपाई का आधा जो है उसने राजस्व के रूप में दावा किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने खुद को सिकंदर ए सानी बोला है, सिकंदर ए सानी, इसकी उपाधि से अपने आप को सुशोभित किया था। सिकंदर ए सानी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सेकंड सिकंदर, द्वितीय सिकंदर, अपने आप को सिकंदर के बराबर समझता था ये अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से थे? सुहरावर्दी संप्रदाय, ऋषि संप्रदाय, चिश्ती संप्रदाय, फिरदौसी, या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सुहरावर्दी। शेख बहाउद्दीन जकारिया जो है सुहरावर्दी संप्रदाय से रिलेटेड थे। सुहरावर्दी जो है ये चिश्ती के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा जो है ज्यादा रूढ़िवादी है थोड़ा। इसको जो है शेख बहाउद्दीन जकारिया को इल्तुतमिश ने एक उपाधि प्रदान की थी। इल्तुतमिश ने एक उपाधि प्रदान की थी जो कि है शेख उल इस्लाम। ठीक है, तो शेख बहाउद्दीन जकारिया सुहरावर्दी संप्रदाय से रिलेटेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन शासकों में किसने अपनी सैन्य टुकड़ी को 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? ऑप्शन है बहलोल लोदी, सिकंदर शाह, शेर शाह, इस्लाम शाह। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इस्लाम शाह। इस्लाम शाह जो है ये शेर शाह का उत्तराधिकारी था, ये शेर शाह का उत्तराधिकारी था। एक बात और, शेर शाह का मूल नाम क्या था? फरीद। और इस्लाम शाह का मूल नाम अगर पूछा जाए तो वो है जलाल खान, जलाल खान। नेक्स्ट है, कश्मीर का अकबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था सुल्तान शमसुद्दीन शाह, सुल्तान कुतुबुद्दीन, सुल्तान सिकंदर, सुल्तान जैनुल आबदीन। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सुल्तान जैनुल आबदीन। देखिए सुल्तान जैनुल आबदीन जो है 1420 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था, कहां? कश्मीर में। ठीक है, ये धार्मिक रूप से जो है बहुत सहिष्णु था और इसकी उदारता की वजह से ही इसको कश्मीर का अकबर कहा जाता है। प्रश्न है आपके सामने, विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहां मिलता है? ऑप्शन है बीजापुर, गोलकुंडा, हम्पी, बड़ौदा। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हम्पी। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष हम्पी में पाए जाते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी अगर ये पूछा जाए तो बोलेंगे हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने इसकी स्थापना की थी 1336 ईस्वी में। ठीक है, अभी जो है हम्पी ये यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल है। नेक्स्ट है, भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 12वीं शताब्दी। भारत में जो कागज का प्रयोग 12वीं शताब्दी से शुरू हुआ था। वैसे अगर पूछा जाए तो कागज उद्योग जो है सबसे पहले कहां शुरू किया गया था? तो वो शुरू हुआ था चीन में। चीन ने सबसे पहले कागज बनाया था। और भारत में अगर बात की जाए तो भारत में ये 12वीं शताब्दी में शुरू किया गया था। इसका श्रेय जाता है कश्मीर के शासक जैनुल आबदीन को, सुल्तान जैनुल आबदीन को। इन्होंने ही कागज उद्योग की स्थापना की थी भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया था? ऑप्शंस है ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो थ्योरी ऑफ किंगशिप दी थी ऑप्शन सी बलबन ने। बलबन सही आंसर है। ये जो है थ्योरी ऑफ किंगशिप जो है ये सिद्धांत जो ईरानी सिद्धांत पर आधारित है। इसमें यह कहा गया है कि जो शासक है, जो सुल्तान है, वो ईश्वर का प्रतिनिधि है और कोई भी उसकी आलोचना नहीं कर सकता है। इसको
फुलफिल करने के लिए उसने सिजदा पेबोस शुरू किया, सिजदा पेबोस, और उसके बाद पारसी त्योहार नौरोज इसने शुरू करवाया था। तो बलबन ने ही थ्योरी ऑफ किंगशिप दी, सिजदा पेबोस शुरू करवाया और नौरोज त्योहार शुरू करवाया। नेक्स्ट है यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अकबर। यूरोपीय चित्रकारी जो है अकबर के दरबार में आया था, जहां पे पुर्तगाली चित्रकार आए थे, पुर्तगाली चित्रकला को प्रवेश किया गया। एक बात और, जहांगीर के काल को जो है चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, लेकिन यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश हुआ था अकबर के शासनकाल में। अगला प्रश्न है कि भारत में किसके काल में, किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? ऑप्शन है औरंगजेब, अकबर, जहांगीर, हुमायूं। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अकबर। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 31 दिसंबर को 1600 ईस्वी में, ठीक है। और अकबर का शासनकाल है 1556 से 1605 ईस्वी। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो गठन हुआ था वो अकबर के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है दीवाने अर्ज विभाग संबंधित था, इसको दीवाने आरिज भी बोलते हैं। दीवाने अर्ज विभाग संबंधित था शाही पत्राचार से, विदेश विभाग से, रक्षा विभाग से, वित्त विभाग से। इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रक्षा विभाग, यानी सैन्य विभाग। ये सैन्य या रक्षा विभाग से संबंधित था। दीवाने आरिज इसकी स्थापना की थी बलबन ने। बलबन ने इसकी स्थापना मूलतः की थी मंगोल आक्रमण से बचने के लिए, ठीक है। और इसका देखरेख करता था, इस विभाग का देखरेख करता था आरिज मुमालिक, अर्ज मुमालिक या आरिज मुमालिक, ठीक है। तो दीवाने अर्ज संबंधित था रक्षा या सैन्य विभाग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जसवंत और दसावन, ये दोनों प्रसिद्ध चित्रकार हैं, ये किस मुगल सम्राट के दरबारी थे? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अकबर। जसवंत और दसावन दोनों अकबर के दरबार में चित्रकार थे। नेक्स्ट है बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन हसन, फिरोज शाह, महमूद गवा, आसफ खान। इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बहमनी राज्य का जो संस्थापक था वो है अलाउद्दीन हसन। बहमनी राज्य जो है ये दक्कन का एक इस्लामी राज्य था, दक्कन का इस्लामी राज्य था। इसका गठन जो है अलाउद्दीन हसन द्वारा किया गया था कब? 1347 ईस्वी में। इस राज्य का प्रमुख प्रतिद्वंदी था विजयनगर साम्राज्य। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यह है कि फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? ऑप्शन है देवराय 1, कृष्णदेवराय, देवराय 2, कृष्णराय 2। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, देवराय 2। फारसी यात्री नाम से पता चल रहा है फारस का था, यानी ईरान, अभी जो ईरान है उस जगह का था। अब्दुल रज्जाक ये आया था देवराय 2 के शासनकाल में। अब्दुल रज्जाक जो है ये आया था लगभग 1442-43 के आसपास भारत आगमन हुआ था इसका। और भी अन्य यात्री के नाम और किसके शासनकाल में आए थे ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लेते हैं। निकोला कांटी जो है देवराय 1 के शासनकाल में आया था, अब्दुल रज्जाक देवराय 2 के। नूनिज अच्युत राय के शासनकाल में, बारबोसा और डोमिंग पायस ये दोनों कृष्ण देवराय के शासनकाल में भारत आया। क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये सारे कथन दिए हुए हैं। भारत में बाबर के आगमन के कारण पहला, उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ। दूसरा, क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ। तीसरा, प्रदेश में तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई। चौथा, युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? सही पूछ रहा है। ऑप्शन है 3 और 4, 1, 2 और 3, 1 और 2। उपयुक्त में से कोई नहीं। सबसे पहले कथनों पर विचार करना पड़ेगा। देखते हैं कि कथन को। पहला है उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ, जो कि गलत है। बाबर के आने से पहले ही भारत में बारूद यानी गन पाउडर का प्रचलन स्टार्ट हो चुका था। यह 13वीं शताब्दी में मंगोलों द्वारा शुरू हो चुका था, मंगोलों ने शुरू कर दिया था, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ। यह भी कथन गलत है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में यह शुरू हो चुका था, मेहराब और गुंबद। तीसरा है, प्रदेश में तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई। यह कथन सही है। देखिए, बाबर जो है, बाबर का जन्म हुआ था 1483 ईस्वी में फरगना में। फरगना जो है अभी उज्बेकिस्तान, अभी जो वर्तमान उज्बेकिस्तान है वहीं पे पड़ता था, ठीक है। इसका पूरा नाम अगर बोले तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इनके पिता जो हैं वो तैमूर वंशीय थे, तैमूर वंशीय थे। और माता जो है चंगेज खां की वंशज थी, चंगेज खां की वंशज थी। इसलिए यह कथन सही है कि प्रदेश में तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई।
चौथा कथन है युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। सही बात है, बाबर के आने के बाद युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई थी। तो इनमें से आपको दो कथन सही दिख रहा है, 3 और 4। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 3 और 4 ये दोनों कथन सही है। एक बात और, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में मुगल वंश के संस्थापक कौन थे, तो वो थे बाबर, मुगल वंश के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल में बाबुल मक्का यानी मक्का का द्वार कहा जाता था? ऑप्शंस हैं सूरत, कैम्बे, ब्रोच और कालीकट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सूरत। सूरत बंदरगाह से ही हज के लिए तीर्थयात्री वहां से प्रस्थान करते थे, इसलिए इसको एक और नाम से जाना जाता है बंदर ए मुबारक। बंदर ए मुबारक, ठीक है, इसी को बोला जाता है बाबुल मक्का। अगला प्रश्न है इनमें से किसने भारत में फारसी त्योहार नौरोज, नौरोज एक फारसी त्योहार था, उसको भारत में शुरू किया? किसने? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बलबन। बलबन से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनर्स का फेवरेट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक है सिजदा, सिजदा और पैबोस, पैबोस ये भी पूछा गया, सिजदा और पैबोस किसने शुरू किया था? तो बलबन ने किया था। सिजदा होता था क्या कि सर झुकाकर पूरा जमीन पर लेटकर अभिवादन करना सुल्तान को, और पैबोस क्या होता था? सुल्तान के कदमों को चूमना, मतलब पूरा लेट करके अभिवादन किया जाता था और सुल्तान के कदमों को चूमा जाता था, उसी को बोलते थे सिजदा और पैबोस। शुरू किया था बलबन ने। बलबन ने एक और क्वेश्चन बलबन से रिलेटेड पूछा जाता है कि रक्त और लौह की नीति किसकी थी? रक्त और लौह की नीति, तो हमें बलबन पे टिक करना है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथक सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना किसने की थी? पृथक सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की थी बलबन ने। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जिल ए इलाही, जिल ए इलाही की उपाधि किसने धारण की? तो यह भी बलबन ने की थी। जिल ए इलाही का मतलब होता है ईश्वर का प्रतिबिंब। तो ये सारे क्वेश्चंस बलबन से रिलेटेड है। फारसी त्योहार नौरोज, जिल ए इलाही, सिजदा पैबोस, रक्त और लौह की नीति, दीवाने अर्ज की स्थापना, ये सब बलबन से रिलेटेड है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फतुहात ए आलमगिरी किसके द्वारा लिखी गई थी? हरिदास, भीमसेन, ईश्वरदास नागर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ईश्वरदास नागर, फतुहात ए आलमगिरी। एक और पुस्तक है आलमगीर नामा, ये लिखा था मिर्जा मोहम्मद ने, मिर्जा मोहम्मद। तो फतुहात ए आलमगिरी ईश्वरदास ने लिखा है और आलमगीर नामा मिर्जा मोहम्मद ने। अगला प्रश्न है 2.5 दिन का झोपड़ा ये क्या है? मस्जिद, मंदिर, संत की झोपड़ी या मीनार? 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है, ऑप्शन नंबर ए, ये सही है, मस्जिद। इसका निर्माण कराया था 2.5 दिन का झोपड़ा का कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऐसा बोला जाता है कि ये 2.5 दिन में ही बनकर तैयार किया गया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया 2.5 दिन का झोपड़ा। वास्तविकता यह है कि यह एक संस्कृत विद्यालय था। इस संस्कृत विद्यालय को तोड़कर इसके अवशेषों पर ही बना दिया गया था 2.5 दिन का झोपड़ा। अगला प्रश्न है तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? फारसी, अरबी, तुर्की और उर्दू, इनमें से कौन सा सही है? तुजुक ए बाबरी लिखा गया है तुर्की भाषा में, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तुजुक ए बाबरी जो है ये एक आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है। किसका? तो बाबर का। नाम सही पता चल रहा होगा, बाबर का है, ठीक है। ये था चगताई तुर्की भाषा में, लेकिन इसका जो फारसी अनुवाद हुआ है, फारसी में अनुवाद किया है अब्दुल रहीम खान ए खाना ने, अब्दुल रहीम खान ए खाना। अगला प्रश्न है हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के सेनापति कौन थे? अमर सिंह, मान सिंह, हकीम खान और शक्ति सिंह। इसमें सही आंसर है आपका हकीम खान। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके किसके बीच? महाराणा प्रताप और वर्सेस अकबर के बीच, ठीक है। तो यहां जो है हकीम खान महाराणा प्रताप के सेनापति थे और ये मान सिंह जो है ये अकबर के सेनापति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी की राजधानी कहां थी? ऑप्शन है रायगढ़, सिंधुदुर्ग, पूना और कोल्हापुर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रायगढ़। शिवाजी के बारे में कुछ जानकारी पता होनी चाहिए। इनका जन्म हुआ था 1627 ईस्वी में। कहां हुआ था? तो शिवनेर दुर्ग में, शिवनेर दुर्ग। इनके पिताजी का नाम था शाहजी भोसले और इनकी माता का नाम था जीजाबाई, माता का नाम था
जीजाबाई। ये जो है सिंहासन पर बैठे थे 1674 ईस्वी में, इनका राज्याभिषेक हुआ था। राज्याभिषेक हुआ था मतलब मराठा साम्राज्य की इन्होंने नींव रखी थी 1674 में, मराठा साम्राज्य, ठीक है। और इनकी मृत्यु हुई थी 1680 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया या बलबन? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश की स्थापना इन्होंने की थी 1206 ईस्वी में। इनको जो है लाख बख्श कहा जाता है, लाख बख्श। क्यों कहा जाता था? क्योंकि लाखों का दान देते थे, दान देने की प्रवृत्ति के कारण इसको लाख बख्श भी कहा गया है। एक और क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है कि इनकी मृत्यु किस शासक की मृत्यु चौगान खेलते समय हो गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही हैं वो जिनकी मृत्यु हुई थी चौगान खेलते समय। पोलो जैसा एक खेल होता था, उसी में घोड़ा से गिरकर ये मर गए थे। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? प्रताप रुद्रदेव, रामचंद्र देव, मलिक काफूर, राणा रतन सिंह? इसमें सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, रामचंद्र देव। अलाउद्दीन खिलजी ने 1306 ईस्वी में जो है मलिक काफूर के नेतृत्व में, इसके नेतृत्व में देवगिरी के खिलाफ जो है अभियान शुरू किया था। उस समय देवगिरी के शासक रामचंद्र देव थे। ये मलिक काफूर जो है ये एक हिजड़ा हुआ करता था जो कि इसका सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था? किस कर को? तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था। बहलोल लोदी, शेरशाह, हुमायूं या अकबर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अकबर। अकबर ने जो है 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था। प्रश्न है आपके सामने, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? दानशाला, पुस्तकालय, खैराती अस्पताल, तीर्थयात्रियों के लिए अतिथि गृह? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खैराती अस्पताल। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में दारुल सफा की स्थापना की थी जो फ्री हॉस्पिटल था। इसको जो है फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? जमींदारों के साथ, किसानों के साथ, मुकदमों के साथ, ग्रामीण समुदाय के साथ? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जमींदारों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एतमादौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, नूरजहां और शाहजहां। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नूरजहां। पहली बात तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि एतमादौला का मकबरा कहां है? आगरा में। तो किस नदी के किनारे होगा? यमुना नदी के किनारे, यमुना के किनारे होगा। और इसका निर्माण कराया था किसने? नूरजहां ने। नूरजहां ने निर्माण कराया किसकी याद में? तो अपने पिता की याद में। इनके पिता का नाम था गियासुद्दीन बेग। ये जो गियासुद्दीन बेग है ना, ये जहांगीर जो है, जहांगीर के दरबार में मंत्री थे। जहांगीर के दरबार में क्या थे? मंत्री। तो एतमादुल्ला का मकबरा कहां है? आगरा में निर्माण कराया नूरजहां ने। नूरजहां ने किसकी याद में? तो अपने पिता की याद में, जिसका नाम था गियासुद्दीन बेग। और ये गियासुद्दीन बेग जो है जहांगीर के दरबार में मंत्री थे। नेक्स्ट है, मध्यकाल में बटाई, बटाई शब्द का अर्थ क्या था? धार्मिक कर, लगान निर्धारण का तरीका, धन कर या संपत्ति कर? बटाई जो है मध्यकाल में लगान निर्धारण का तरीका था। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मुगल प्रशासन में मुहतसीब था सेना अधिकारी, विदेश विभाग का मुख्य अधिकारी, लोक आचरण अधिकारी, पत्र व्यवहार विभाग का अधिकारी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोक आचरण अधिकारी। मुहतसीब जो था ये लोक आचरण अधिकारी था। इसका काम यही होता था देखना कि प्रजा जो है इस्लाम के कानून के अनुसार आचरण कर रही है या नहीं कर रही है। तो मुहतसीब लोक आचरण अधिकारी था। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? मलिक काफूर, राणा रतन सिंह, रामचंद्र देव, प्रताप रुद्रदेव? इसमें सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, राणा रतन सिंह। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के खिलाफ जो है अभियान कब चालू किया था? 1303 ईस्वी में। इस समय राणा रतन सिंह जो थे चित्तौड़ के शासक थे, लेकिन इनकी क्या हो गई थी? पराजय हो गई थी, ये हार गए थे अलाउद्दीन खिलजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में मुख्य काजी था? मुख्य न्यायाधीश, सैन्य अधिकारी, विदेश विभाग का प्रमुख, लोक आचरण अधिकारी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुख्य न्यायाधीश।
काजी जो है, ये मुख्य काजी जो है, ये न्याय विभाग का प्रधान होता था। इसको एक और नाम से जाना जाता था, काजी उल कुज्जात। दोनों सेम ही है, मुख्य काजी या काजी उल कुज्जात भी कहा जाता था। न्याय विभाग का प्रधान था, यानी मुख्य न्यायाधीश को मुख्य काजी कहा जाता था। आपने एक कहावत सुनी होगी ना, जब मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, इसी से फेमस है। नेक्स्ट है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? हुमायूं, औरंगजेब, अकबर, बाबर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बाबर। बाबर जो है मुगल वंश का संस्थापक माना जाता है भारत में। देखिए, ये जो हुमायूं है, हुमायूं कौन था? बाबर का बेटा था, ये बाबर का पुत्र था हुमायूं। बाबर जो है, इसके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। ये जो है तैमूर वंशीय था, तैमूर वंश का था। और इसकी माता का नाम था कुतलुग निगार खानम, निगार खानम। ये जो है चंगेज खां की वंशज थी, चंगेज खां की वंशज थी। ठीक है, तो मुगल वंश का संस्थापक भारत में बाबर रहा। अब है, खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या रजिया सुल्तान? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जलालुद्दीन खिलजी। इसी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। इसकी राजधानी थी किलोखरी, राजधानी किलोखरी। ठीक है, और जलालुद्दीन खिलजी जो है, इसकी हत्या की थी इसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था और इसने इसकी हत्या करके गद्दी पे कब्जा किया था। यह हत्या किया था इसने 1296 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी भी खिलजी वंश के बहुत महत्वपूर्ण शासक रहे हैं। इन्होंने मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू किया था, मूल्य नियंत्रण प्रणाली। और इसके शासनकाल में जो है भू राजस्व की दर को घटाकर उपज का आधा कर दिया गया था। भू राजस्व जो है वो उपज का आधा भाग कर दिया गया था, मतलब बहुत ही ज्यादा। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा कब पराजित हुआ? 1192, 1191 ईस्वी, 1185, 1178 ईस्वी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1178 ईस्वी। गौरी जो है ये गौड़ का राजा था, गौड़ प्रदेश था उसका राजा था। ये जो गौड़ प्रदेश है ये गजनवी साम्राज्य के अंतर्गत आता था, गजनवी साम्राज्य का हिस्सा था। मोहम्मद गौरी जो है भारत में ये सेकंड इसका अटैक था, सेकंड अटैक था। इसमें गुजरात के चालुक्यों के खिलाफ इसने लड़ाई लड़ी थी, लेकिन ये पराजित हो गया था। एक बात और, मोहम्मद गौरी ने सिक्के चलाए थे, उस सिक्के पर लक्ष्मी जी का चित्र था, देवी लक्ष्मी का चित्र इसके सिक्कों पर हुआ करता था। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया था? अल्प खां, खिज्र खां, उमर खां, मलिक काफूर? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मलिक काफूर। इसे ही मुख्य सेनानायक नियुक्त किया गया था द्वार समुद्र की विजय के लिए। अगला प्रश्न है, मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है? उसने जो पुस्तक लिखा था वो किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है रेहाला, सुबह उल अश, तारीख ए रशीदी, रियाज उस सलातीन? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेहाला। इब्न बतूता जो है ये मोरक्को से आया था, ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक इसके दरबार में आया था। ठीक है, इसके इब्न बतूता के विद्वता से प्रभावित होकर जो है मोहम्मद बिन तुगलक इसको दिल्ली का काजी बना दिया था, यानी मुख्य न्यायाधीश बना दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार बनाता है? ऑप्शन है पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी और उत्तरी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दक्षिणी। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा स्थित है, ये तो हम सबको पता चल गया है। इसका निर्माण किसने कराया? तो अकबर ने। अकबर ने इसका निर्माण कराया था। कब? 1571 ईस्वी में करवाया था, जब वो गुजरात जीता था, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। ठीक है, अकबर ने जब गुजरात विजय किया था उसके उपलक्ष्य में इसने फतेहपुर सीकरी, ये कहां है? यूपी में, यूपी में इसने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। बुलंद दरवाजा जो है ये विश्व का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है, विश्व का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार। ठीक, अगला क्वेश्चन है, 26 जून 1539 को शेरशाह और हुमायूं के बीच युद्ध कहां लड़ा गया था? तेलियागढ़ी में, चुनार में, रोहतास में या चौसा में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चौसा। मतलब 26 जून 1539, ये डेट याद रखना है, इस दिन हुआ था चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध। यह स्थान कहां है? वर्तमान बिहार के बक्सर में है, बक्सर
बिहार में। ठीक है, इस युद्ध में शेरशाह जीता था और हुमायूं हार गया था। अगला प्रश्न है, बंगाल प्रांत के साथ बिहार को कब मिलाया गया था? 1731 में, 32 में, 33 में, 34 में? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1734 ईस्वी में बिहार को जो है बंगाल प्रांत के साथ मिला दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। बलबन के बारे में यह शब्द जो है किसने कहा था? हबीबुल्लाह, जियाउद्दीन बर्नी, स्टेनले लेनपुल और आरपी त्रिपाठी, इनमें से किसने? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जियाउद्दीन बर्नी। पहली बात तो राजत्व का सिद्धांत बलबन ने दिया था, यह हमें पता है, और इसके बारे में यह वक्तव्य जो है, यह कथन जो है जियाउद्दीन बर्नी ने कहा था अपने रचना तारीखे फिरोज शाही में। ठीक है।